नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो सीरीज में जो हर संडे चलती है, हम इंडिया के मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं और उन इंडिकेटर्स का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको बारीकी से एनालाइज करने का अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इवेंट थी, उसको डिस्कस करते हैं। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते जो रेपो रेट है, जिसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट, उसको 6.25% से कम करके 6% कर दिया। अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन है, जैसे रेपो रेट उन्होंने कम किया, कैश रिजर्व रेशियो आप देख लो, सीआरआर जिसको बोलते हैं, तो उसको 4.5 से 4% दिसंबर में कर दिया था। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक्शन है उसको समझने के लिए सिंपल तरीके से लेकिन इन डेप्थ समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। तो ये हिस्ट्री को डिस्कस करने से ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हुआ ये कि 2020 में जब कोविड हुआ था, तो कोविड के बाद ऑब्वियसली इकोनॉमी में डिमांड जो है वो कंप्रेस हो गई थी गुड्स एंड सर्विसेज की। लॉकडाउन था, तो आरबीआई ने डिमांड को बूस्ट करने के लिए और लोगों की जो ईएमआईज है या कंपनीज की वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है, वो वर्किंग कैपिटल लोन्स के पेमेंट में इश्यू ना आए, उसके लिए आरबीआई ने धीरे धीरे रेपो रेट को कम करना शुरू किया। और कम करते करते 2022 तक रेपो रेट 4% हो गया था। ठीक है, लोएस्ट। 2022 अप्रैल के बाद हुआ ये कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ। इनफैक्ट आई थिंक मई 2022 को इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 8% तक पहुंच गया था। 7.8, 7.9 यानी राउंड ऑफ करके 8% तक पहुंच गया था। तो मई 2022 से आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज करना शुरू किया, क्योंकि आरबीआई का मेन मैंडेट क्या है? आरबीआई का मेन मैंडेट ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी बरकरार रहेगी जब इंडिया में जो प्राइस लेवल है यानी कि इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, और इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहते हुए ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मई 2022 से इंटरेस्ट रेट्स यानी कि रेपो रेट जो है उसको बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। और फरवरी 2023 तक रेपो रेट ऑलमोस्ट 2.5% से बढ़ा दिया था। तो टोटल मतलब फाइनल जो रेपो रेट फरवरी 2023 में था वो 6.5% हो गया था। ठीक है, 6.5% से लेके यानी फरवरी 2023 से लेके फरवरी 2025 तक 6.5% ही आरबीआई ने रखा। ये क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंडियन इकोनॉमी में ये 2 साल ऑफ एंड ऑन बढ़ता रहा। स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो अक्टूबर 2023 में, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आई एम सॉरी, नॉट अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2024 में इन्फ्लेशन जो है सीपीआई वो 6.2% हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन 6.2% तो है, लेकिन उसमें फूड इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 11% तक पहुंच गया था अक्टूबर 2024 में। अब फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो पूरे इन्फ्लेशन बास्केट में इंडिया की जो कंजम्पशन है यानी कि इंडिया के हाउस होल्ड का, टिपिकल हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन होता है, वो टोटल कंजम्पशन का ऑलमोस्ट 40 to 45% जो है वो सिर्फ खाने की खरीदारी में जाता है। ठीक है, इंडियन हाउस होल्ड का जो बजट है ऑलमोस्ट वो 40% ऑफ दैट बजट सिर्फ खाने की खरीदारी में जाता है। तो नेचुरली फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी पे असर आएगी, क्योंकि लोगों का कंजम्पशन जो है, खर्चे है, वो कम हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन बढ़ना एक मेजर रीजन था कि इंडिया की जीडीपी स्लो डाउन होना शुरू हुई अप्रैल 2024 के बाद। तो सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखो, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों में लास्ट ईयर 2024 में, तो जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की वो गिर के 5.6% हो गई थी। राइट, जीडीपी ग्रोथ हुई, कंपनीज के अर्निंग्स स्लो डाउन होना शुरू हुए। अक्टूबर से स्टॉक मार्केट करेक्शन भी होना शुरू हुआ, स्पेशली ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद। राइट, लेकिन याद रखना जरूरी ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ा, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जीडीपी ग्रोथ पे। इन्फ्लेशन सिर्फ एक चीज नहीं है। इन्फ्लेशन तो चलो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको कुछ हद तक कंट्रोल में ला सकती है। अब आरबीआई के हाथ में क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड, फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब जीडीपी जो स्लो डाउन हुई उसके पीछे फिस्कल पॉलिसी का भी हाथ था। फिस्कल पॉलिसी में क्या हाथ था? गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है, कैपिटल स्पेंडिंग जो है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। और पिछले वीडियो में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था
कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल स्पेंडिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाता है इंडियन इकोनॉमी में, वो भी स्लो डाउन हो गया था, राइट। हमने पिछले वीडियो में, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अप्रैल से लेके फरवरी 2025 तक अगर आप देखो तो गवर्नमेंट का कैपिटल स्पेंडिंग काफ़ी लो हो गया था, और अभी भी आप फरवरी के हिसाब से देखो तो स्पेंडिंग में पिकअप है नहीं। मार्च तक, यानी कि पूरे साल का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि स्पेंडिंग जो है, कैपिटल स्पेंडिंग, वो 11,11,000 करोड़ का करेगी। लेकिन फिर गवर्नमेंट रियलाइज किया कि ये कैपिटल स्पेंडिंग का टारगेट जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने वो टारगेट जो है 11,11,000 करोड़ का, उसको रिवाइज करके 10.2 लाख करोड़ का कर दिया था, ठीक है। लेकिन फरवरी तक का टोटल स्पेंडिंग देखो, क्यूमुलेटिव गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, तो वो हुआ था सिर्फ 8.8 लाख करोड़, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का डेफिसिट था गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। तो मार्च महीने में क्या 2 लाख करोड़ स्पेंड कर पाएगी गवर्नमेंट? वेल, हाईली अनलाइकली। तो गवर्नमेंट का कैपिटल स्पेंडिंग कम हुआ है, इससे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, राइट। तो याद रखिए, हमने 2 चीज डिस्कस की क्यों इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था इंडिया में। एक रीजन तो है कि इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो नेचुरली जो इंडिया के नागरिक है वो लोग खर्चा करना कम कर देंगे, राइट। स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, जिसका जो वेटेज है कंज्यूमर बास्केट में वो 40% है, राइट। बाकी का जो वेटेज है वो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का है, लेकिन 40% फूड का है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी पे आया। सेकंड रीजन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी स्लो हो गया था, क्योंकि उसके रीजन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वो इस वीडियो में मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगा वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से भी इंडिया की जीडीपी जो है उसको स्लो होना पड़ा, राइट। अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाना, हमें मार्च महीने में और स्पेशली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग एक्चुअली बढ़ा रही है या नहीं, बढ़ा पा रही है या नहीं। फंड्स एलोकेट करना तो एक चीज है, लेकिन वो फंड्स का यूटिलाइज होना, मिनिस्ट्री के द्वारा वो यूटिलाइज होना, वो अलग चीज है। यूटिलाइज होने में प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स तो एलोकेट कर दिए पर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा फंड्स का, वो नेक्स्ट ईयर हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जहां आरबीआई की हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अब याद रखे, हुआ ये, जैसे हमने डिस्कस किया, रेपो रेट फरवरी 2023 से लेके फरवरी 2025 तक 6.5% था, और ये हाई इसलिए रखा था आरबीआई ने क्योंकि अक्टूबर से इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, राइट। अब इन्फ्लेशन बढ़ा, उसके साथ साथ आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, लेकिन रेपो रेट एक ही टूल नहीं है आरबीआई के पास, इसके साथ साथ दूसरा टूल क्या है आरबीआई के पास, वो है मनी सप्लाई। रेपो रेट तो हाई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में है उसको हाई रखना है, तो आरबीआई को जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको टाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। मनी सप्लाई जो है वो कम रखा है इकोनॉमी में, तो क्या होगा कि बैंक्स जो है उनके पास फंड्स कम रहेंगे। बैंक्स के पास फंड्स कम रहे तो नेचुरली बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट लोन्स पे बढ़ा देगी, राइट। लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो अगेन लोग जो है वो लोन्स लेना कम कर देंगे। लोन्स लेना कम कर देंगे तो इकोनॉमी में डिमांड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो आरबीआई मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करने का ट्राई करती है। तो पिछले साल ये हुआ कि आरबीआई ने मनी सप्लाई जो है, रेपो रेट तो हाई था लेकिन साथ साथ मनी सप्लाई जो है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया, राइट। जो लिक्विडिटी है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी, वो इकोनॉमी में से एब्जॉर्ब करना शुरू की। वो एब्जॉर्ब कैसे की आरबीआई ने? वेल, आरबीआई के पास 2 मेजर टूल्स है, और आप चाहे तो थोड़ा इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आरबीआई के पास 2 मेजर टूल्स है। एक तो है रिवर्स रिपो, स्पेशली वेरिएबल रिवर्स रिपो ऑपरेशंस, ठीक है। रिवर्स रिपो क्या है? वेल, रिपो तो आपको पता ही है। रिपो ये है कि जो कमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है या एचडीएफसी है या कोटक बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के पास जब फंड्स बोरो करने होते हैं तो आरबीआई उनको रेट कौन सा चार्ज करती है? रेपो रेट चार्ज करती है, 6% जो अभी हो गया है, राइट। लेकिन आरबीआई को जब ऐसा लगे कि नहीं, लिक्विडिटी ज्यादा है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करती है? वो बैंक्स से बोरो करती है। ये जो कमर्शियल बैंक है उससे आरबीआई खुद बोरो करती है। वो बोरो जब करती है तो वो कौन सा रेपो रेट देती है? वो देती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई जब बैंक्स के पास से बोरो करेगी और रिवर्स रेपो रेट पे करेगी बैंक्स को, तो बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये वीआरआर का आप डेटा देखो यहाँ पे कि
VRRR स्पेसिफिकली, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो कॉलम है ये वेरिएबल रिवर्स रेपो की है। आप देखो तो पिछले साल अप्रैल 2024 से लेके नवंबर 2024 तक ऑलमोस्ट 28,71,000 करोड़ के वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑप्शंस किए थे आरबीआई ने, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में से लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई ने विड्रॉ की थी, राइट, एब्जॉर्ब की थी। ये हो गया अप्रैल से लेकर नवंबर तक। अच्छा, इसके साथ साथ आरबीआई ने ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन भी किए थे लास्ट ईयर। तो उसमें बेसिकली आरबीआई ने क्या किया था कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आरबीआई के बैलेंस शीट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको बेचना शुरू किया था। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब बेचेगी, राइट, तो बैंक्स क्या करेंगी, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगी और बदले में आरबीआई को मिलेंगे रुपीज। तो बैंकिंग सिस्टम में से रुपीज जो है वो आरबीआई के अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सिस्टम में से लिक्विडिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बैंक्स बॉन्ड्स खरीदेंगी और रुपी पे करेगी आरबीआई को, राइट। तो ओएमओस जो है लास्ट ईयर आप देखो जुलाई अगस्त सितंबर में ओएमओ सेल्स यानी कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट से बेच के बैंक्स को दिए थे। तो वो 24,000 करोड़ के ऑलमोस्ट किए थे। तो आप टोटल मिला के देखो तो ऑलमोस्ट 29 लाख करोड़ की एब्जॉर्प्शन की थी आरबीआई ने लास्ट ईयर, ठीक है, नवंबर तक। अब नवंबर तक आरबीआई को पता चला जीडीपी स्लो हो रही है, लेकिन साथ साथ हुआ ये कि इन्फ्लेशन भी जो है वो भी काबू में आने लगा, राइट। इन्फ्लेशन यहाँ पे आप देखो तो हमने डिस्कस किया था कि अक्टूबर में 6.2% था, हाई था, उसमें फूड इन्फ्लेशन, फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन आप देखो तो 10% था और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन आप देखो तो 11% हो गया था। उसके बाद नवंबर दिसंबर, राइट, नवंबर और दिसंबर से इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुआ और फरवरी 2025 तक इन्फ्लेशन 3.6% हो गया, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 3.8% हो गया, ऑलमोस्ट 10% से कम होके 3.8% हो गया। तो आरबीआई को थोड़ा कंफर्ट मिला, आरबीआई को लगा चलो फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, तो अब आरबीआई फाइनली रेपो रेट कम कर सकती है और इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकती है ताकि इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिले। ऑब्वियसली एक्सटर्नल शॉक्स तो रह ही रहे हैं, जैसे टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो इम्पोज किया है ट्रम्प ने, हालांकि 90 डे पॉज है अभी, लेकिन एक्सटर्नल शॉक्स तो इकोनॉमी को है ही। लेकिन आरबीआई अपनी तरह से सब ट्राई कर रही है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इसमें से एक तो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया फरवरी में, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो रेपो रेट 6.5% से 6.25 कर दिया था फरवरी में, और अप्रैल में 6.25 से लेके 6% कर दिया। तो ये तो हो गया रेपो रेट कम करना। लेकिन साथ साथ आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करना भी शुरू किया इकोनॉमी में। वो कैसे? आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो ऑप्शंस थे वो बंद कर दिए। रिवर्स रेपो ऑप्शंस बंद करके आरबीआई ने रेपो ऑप्शंस करना शुरू किया। रेपो ऑप्शंस के द्वारा जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई हो गई या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, उन्होंने, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ बैंक्स का, पर सारी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उन्होंने आरबीआई से पैसे बोरो करना, फंड्स बोरो करना शुरू किया। कब से? दिसंबर महीने से, राइट। तो दिसंबर में आप देखो आरबीआई ने एक भी वेरिएबल रिवर्स रिपो ऑप्शन नहीं किया। दिसंबर से उन्होंने सिर्फ रिपो ऑप्शंस किए हैं, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट की है। कितनी इंजेक्ट की है? वेल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में आप देखो तो आरबीआई ने ऑलमोस्ट 61 लाख करोड़ जितनी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है बैंकिंग सिस्टम में दिसंबर से बाद। और साथ साथ आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी किए हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में परचेज किया है बॉन्ड्स का, राइट। पहले हमने देखा था कि आरबीआई ने बॉन्ड सेल किए थे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब दिसंबर के बाद आरबीआई ने बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट के वो परचेज करना शुरू किया है बैंक से और अपनी बैलेंस शीट पे डालना शुरू किया। तो बैंक से जब बॉन्ड्स परचेज करेंगे तो बैंक्स को क्या मिलेगा? बैंक्स को इन रिटर्न मिलेगा रुपीज। तो बैंकिंग सिस्टम में रुपीज का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट पे जो अपवर्ड प्रेशर था वो कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि बैंक्स के पास ज्यादा फंड्स है तो वो लेंड कर पाएंगे। लेंडिंग के लिए यानी बोरोइंग के लिए अगर डिमांड नहीं है तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, राइट। तो ये दोनों जो है टूल्स, रेपो ऑप्शंस और ओएमओ परचेजेस, इन दोनों के द्वारा आरबीआई ने कितनी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है मार्च एंड तक? वेल, 63 लाख करोड़ जितनी, ऑलमोस्ट 64 लाख करोड़ जितनी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है। अब ये लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, क्या वो दिख रहा है अभी? वेल, अभी तक तो नहीं दिख रहा। क्यों? वेल, अगर आप देखो
तो जनवरी के जो क्रेडिट ग्रोथ थी, हमने डिस्कस किया था जनवरी में कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी भी नेगेटिव है, चाहे वो पर्सनल लोन्स हो जैसे कि व्हीकल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स है, या फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ है या एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, तो ये वीक है जनवरी। फरवरी में भी काफी वीक रही है क्रेडिट ग्रोथ। इसके साथ साथ ऑटो सेल्स का भी आप डेटा देखो तो ऑटो सेल्स का भी डेटा हमने डिस्कस किया था। फरवरी में काफी नेगेटिव थी, सारे फिगर्स रेड थे, चाहे मीडियम कमर्शियल व्हीकल सेल्स हो, हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स हो, पैसेंजर व्हीकल सेल्स हो, टू व्हीलर सेल्स हो या कंस्ट्रक्शन व्हीकल सेल्स हो। उसके साथ ग्रोथ जो है वो गिर रहा था, राइट। मार्च में थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है, ये फाइनल डेटा नहीं है, ये फाइनल डेटा भी आएगा, लेकिन एस्टिमेटेड है कि ऑलमोस्ट मीडियम कमर्शियल व्हीकल सेल्स का ग्रोथ है, पैसेंजर व्हीकल्स का सिर्फ 5% ग्रोथ है, टू व्हीलर्स में 2% नेगेटिव ग्रोथ है। समवॉट मार्च में इंप्रूव हो रहा है ऑटो सेल्स कंपेयर टू फरवरी, ऐसा इंडिकेशंस आ रहे हैं। फाइनल तो देखना पड़ेगा हमें कि मार्च अप्रैल मई में, क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि आरबीआई जब लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है बैंकिंग सिस्टम में या रेपो रेट कम करती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में वो 1 या 2 क्वार्टर्स के बाद दिखता है, यानी कि 3 से 6 महीने के बाद दिखता है। तो अभी से आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है प्लस लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, राइट, लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, इसका इम्पैक्ट अगले 3 से 6 महीने में दिख सकता है। और मेरा मानना यह है कि इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ अब से धीरे धीरे पिकअप होना शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि रेपो रेट कम कर दिया है, रेपो रेट के साथ साथ इंटर बैंक लेंडिंग रेट्स जो है, इंटर बैंक लेंडिंग रेट्स यानी कि एक बैंक दूसरी बैंक से ओवरनाइट फंड्स के लिए जो बोरो करती है उसको बोलते हैं इंटर बैंक लेंडिंग रेट, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो वेटेड एवरेज कॉल रेट बोलते हैं। वेटेड एवरेज, WACR, वेटेड एवरेज कॉल रेट, यानी कि मानो कि अगर कोटक बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से ओवरनाइट फंड्स बोरो करेगी, आज लेके कल रिटर्न करेगी, तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बोलते हैं कॉल रेट। और आरबीआई नॉर्मली क्या चाहती है कि जो वेटेड एवरेज कॉल रेट हो, WACR, वो रेपो रेट के करीब हो, इक्वल टू रेपो रेट हो या रेपो रेट के करीब हो। अगर WACR, वेटेड एवरेज कॉल रेट, रेपो रेट से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट है, लिक्विडिटी कम है, क्योंकि फंड्स कम होंगे तो नेचुरली एक बैंक दूसरे बैंक को जब लेंड करेगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगी, क्योंकि उसको भी तो फंड्स चाहिए, राइट। तो वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है, अगेन यहाँ स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ये डेटा है वेटेड एवरेज कॉल रेट का भी। वेटेड एवरेज कॉल रेट WACR जो है वो अगर रेपो रेट से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट चल रही है, और वेटेड एवरेज कॉल रेट अगर रेपो रेट से कम हो, दैट मीन्स कि सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस है, ठीक है। क्यों सरप्लस होगा? क्योंकि वेटेड एवरेज कॉल, अगर बैंक्स के पास ज्यादा फंड्स होंगे एक दूसरे को लेंड करने के लिए, तो वो कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। मेरे पास फंड्स है लेंड करने के लिए ना, फंड्स है और मुझे फंड्स लेंड करना है, आई डोंट वांट देम टू सिट आइडल, है ना। तो मैं फंड्स लेंड करना चाहता हूँ, अगर फंड्स की डिमांड कम है तो मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा कि चलो भाई कम इंटरेस्ट रेट में भी मैं आपको लोन देने को रेडी हूँ, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। रेपो रेट से गिर गया, रेपो रेट से भी कम हो गया WACR, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस है, ठीक है। तो हम WACR और रेपो रेट का डिफरेंस देखते हैं। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली गोइंग बैक टू अप्रैल 2024, वेटेड एवरेज कॉल रेट और रेपो रेट का डिफरेंस है। तो आप देखो कि वेटेड एवरेज कॉल रेट कंसिस्टेंटली हाई रहा है। अप्रैल में आप देखो तो 0.1% हाई था, राइट, और कंसिस्टेंटली इनफैक्ट जनवरी में तो ऑलमोस्ट 0.24% हाई था। जो WACR है वो रेपो रेट की कंपैरिजन में, इसका मतलब है कि सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट रही है। और मैं इसको ग्राफ चार्ट में भी दिखा सकता हूँ आपको, कि चार्ट में अगर आप देखो तो ये है चार्ट, अप्रैल 2024 से लेके अभी तक का वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो ऑन एवरेज आप देखो तो 0 से ऊपर रहा है, यानी कि वेटेड एवरेज कॉल रेट और रेपो रेट का डिफरेंस अगर आप देखो तो 0 से ऊपर रहा है, यानी कि वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो रेपो रेट से मेजरली ऊपर रहा है पूरे साल में। इसका मतलब है कि सिस्टमिक लिक्विडिटी जो है पूरे साल में हमेशा डेफिसिट में रही है। ये ट्रेंड लाइन है, रेड जो आप देख रहे हो लाइन, वो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट रही है। WACR जो है रेट, वो रेपो रेट से ऑन एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग यानी कि ऊपर ही रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि संजय मल्होत्रा जो हमारे RBI गवर्नर है, दिसंबर से RBI गवर्नर बने, उन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है और उनका फोकस हैज बीन कि
सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाए। मार्च महीने में टैक्स आउटफ्लो होता है, टैक्स पेमेंट्स होते हैं, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो या जीएसटी हो, तो पेमेंट्स होते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में से लिक्विडिटी कम हो जाती है, राइट। इसके कारण लिक्विडिटी डेफिसिट मार्च में गया होगा। तो बट आरबीआई अपनी तरफ से लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेपो रेट ऑप्शंस के द्वारा और ओएमओ परचेजेस के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेजेस के द्वारा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही है। तो इसका फायदा हमें अगले 3 से 6 महीने में दिखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट ने तो ऑलरेडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। जब से आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करना शुरू किया है, तब से स्टॉक मार्केट और पॉजिटिव रहा है, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट को भी कहीं ना कहीं भनक आ रही है कि अब ये बॉटम हो सकता है, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोई एक्सटर्नल शॉक और एक्सपेक्टेड शॉक ना हो इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी मोटा मोटा अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए आगे जाके, ठीक है। तो ये इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। एक तो टूल हो गया इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, दूसरा टूल हो गया मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या टूल डिप्लॉय करती है? एक तो हो गया रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट, और दूसरा है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। इसके साथ साथ यूएसडी आईएनआर स्वैप्स भी आरबीआई ने डिप्लॉय किए हैं, और रूपी को स्टेबलाइज भी करती है, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन भी करती है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजरली ये है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इसमें आपको इनसाइट्स क्लियर रही हो। थोड़ा लंबा वीडियो रहा है, लेकिन ये डिस्कस करने के लिए वीडियो की लेंथ आई थिंक इससे कम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक टॉपिक्स टेक्निकल है लेकिन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आई होप इससे इनसाइट्स आपको अच्छी मिली हो। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ गुड वीकेंड।